गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सारे के सारे। देखो, ये मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जीवन फिजिक्स नाम से, जिसमें एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को गाइड करूँ कि कैसे वो नीट क्रैक कर पाए, जेई क्रैक कर पाए, जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर पाए। बिकॉज आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, है ना। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप देखते हो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो, तो कभी कभी आपके पास ऐसा होता है कि भाई सब्जेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, कभी कभी डाउनफॉल होता है, तो आपको चाहिए कि यार कोई हमें गाइड करे जिसकी वजह से हम अच्छे से जेई नीट की प्रिपरेशन कर पाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार जो मेरे साथ हो रहा है क्या वो सबके साथ होता है, क्या वो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, क्या यहाँ से जो अब जैसे कभी कभी क्या होता है ना, बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि यार यहां से मैं जेई क्रैक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन रियलिटी में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वहां से भी जेई क्रैक कर जाते हैं, बट उन बच्चों को बताने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मैं अपना 15 ईयर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हो। आज मैं एक सिंपल टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं कि जो बच्चे अभी 10th से 11th में मूव कर रहे हैं नीट के लिए, उनको क्या करना चाहिए जिससे उनकी लाइफ में या आने वाले 2 साल में प्रॉब्लम कम से कम हो। क्योंकि देखो, कोई भी काम की अगर आप शुरुआत करते हो ना, तो आपके पास एक वे होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए, एक कहते हैं ना पूरा का पूरा 2 ईयर का प्लान होना चाहिए अपने पास। एक प्लानिंग के थ्रू अगर अपन चलेंगे तो हो सकता है हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएगी। समझ गए ना। और प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी तो ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। समझ गए बात को। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं वो कैसे नीट की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें। ठीक है ना। अभी आपका रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है ना। तो रिजल्ट आने से पहले ही कई बच्चों ने डिसीजन ले लिया है। देखो, डिसीजन मैं ये मानता हूं, आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं सर कि ये ना डिसीजन कैसे लेना, उसके बारे में बता रहा हूं। कि बच्चे बोलते हैं यार मेरे पापा का सपना है सर कि मैं नीट क्रैक करूं, मेरी मम्मी का सपना है मैं नीट क्रैक करूं, मेरे दादा का सपना है मैं नीट क्रैक करूं, मेरी दादी का सपना है, मेरे बुआ का। ऐसा नहीं सोचना आपको। आपका खुद का एक्चुअल ड्रीम क्या है। अगर नहीं है और तुम नीट ले रहे हो तो अपना ड्रीम जो है ना वो बनाओ कि अब मुझे डॉक्टर बनना है, यही मेरा ड्रीम है। इससे आपको साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट मिलेगा। बिकॉज आप एक काम के प्रति है ना मोटिवेट हो जाओगे कि मुझे यही करना है यार, मुझे मेरा टारगेट पता चल गया कि मुझे उसको अचीव करना है और ये मेरा ड्रीम है। ठीक है ना। सपने देखने चाहिए और सपने देखने पर ही उनको पूरा करने की हिम्मत मिलती है। जो सपना नहीं देखता उसको क्या पता, है ना। तो ड्रीम हमेशा देखने चाहिए। तो फर्स्ट काम अपना करना है कि जिन्होंने मेडिकल ले लिया उनका एक ही ड्रीम होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है एनी कॉस्ट। समझ गए। दूसरा काम क्या करना। दूसरा, बच्चे मेरे पास सवाल पूछते हैं कि यार सर ना मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैं नीट ले रहा हूं तो सही है क्या। बहुत बार बच्चे ये सवाल पूछ लेते हैं। या बच्चे बोलते हैं सर यार मेरे साइंस में 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। कई बच्चे ये बोलते हैं यार मेरा 70% आया सर, मेरा 80% आया, मेरा 90% आ गया। तो देखो, 10th जो है ना, 10th तक की जो स्टडी है ना वो अलग तरीके से होती है। उसमें आपको यार थोड़ी चीजें याद भी करनी होती है, इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। पर जब आप 10th से 11th में आते हो तो पूरा का पूरा फेज चेंज हो जाता है। अब आप इसमें सिर्फ ये नहीं कह सकते कि यार 10th से जब 11th में आप आए हो कि यार थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें बच्चों चेंज हो जाती है जब आप 10th से 11th में आते हो। देखो, अब आपको क्या करना पड़ेगा ना, अब आपको एक प्रॉपर प्रॉपर पाथ चाहिए कि यार मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि 10th में तो काम चल जाता था और 10th के परसेंटेज देखो मैटर नहीं करते, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं कि यार आपने 90% 95% अगर आपने हासिल किया है तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज ये होता है कि यार ठीक है यार वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, वो मेहनत करेगा, वो तो नीट क्रैक कर लेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, मेहनत उसको तब भी करनी पड़ेगी, चाहे आप 95% के स्टूडेंट हो, चाहे आप 90 के हो, चाहे 85 के हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। 70 वाला भी कोई मैटर नहीं करता। मेहनत तो नीट क्रैक करने के लिए आपको तब भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत तो देखो आप नहीं कर सकते। बट ये हो सकता है कि अगर आपके परसेंटेज कम है तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है यार। मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में आपसे टैलेंटेड कोई भी हो सकता है, आपसे मेहनती कोई नहीं हो सकता। अगर आपने मेहनत करने पे आ गए ना भाई, आपको नीट क्रैक करने से कोई रोक ही नहीं सकता। समझ गए ना बात को। तो इस चीज को ध्यान रखना है, चाहे हमारे 70% है, 80% है, 90% है। साइकोलॉजिकली अपना ड्रीम स्टेब्लिश करो पहले तो कि हाँ मुझे नीट में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, देन उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। ठीक है ना। अब शुरुआत कैसे करें।
भाई अपने ने 2 काम कर लिए, भाई अपने ने अपना ड्रीम बना लिया, अपने ने ये भी चीज देख ली कि भाई मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी। देखो 10th तक की स्टडी और 11th में जब आप जाओगे ना, तो देखो आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, तो अब जो चीजें होंगी ना वो कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगी। सबसे पहला काम है, भले ही आप धीरे धीरे सीखो पर कॉन्सेप्ट को सीखो। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे मान लो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो बच्चे फिजिक्स में क्या करते हैं, चीजों को याद कर लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बट आप उस चीज को समझो थोड़ा सा कि उस फॉर्मूले में हो क्या रहा है, उसमें डेटा क्या है, समझ रहे हो ना बात को, तभी उसको आप अप्लाई कर पाओगे। तो आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, चाहे फिजिक्स के चाहे केमिस्ट्री के, तो आपका सब्जेक्ट बहुत इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं है कि रट्टा मार लिया, वो रट्टा मार लिया वाला काम 10th तक चला गया भाई, अब सीखना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स भी आपके काम आएगी, आपके केमिस्ट्री भी काम आएगी, है ना, बायो तो आपके आने वाली है। समझ गए ना बात को। इसका मैं आपको बताऊंगा कभी, लेक्चर बना के दिखाऊंगा कि कैसे फिजिक्स का या मैथ्स का यूज किया जाता है मेडिकल में, है ना, मेडिकल साइंस में, या डॉक्टर कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात करते हैं अपन कि अपना कॉन्सेप्ट तो अच्छा हो गया, दूसरा काम करता है अपने को एक्यूरेसी के ऊपर। बच्चा दूसरा काम करता है एक्यूरेसी के ऊपर, कि जो आप सवाल सॉल्व करते हो, जो आप प्रैक्टिस करते हो, उसमें आप कोशिश करो एक्यूरेट आंसर निकालो फर्स्ट टाइम में। ऐसा नहीं है यार आप सवाल का आंसर निकाल रहे हो, फिर आपने देखा यार मेरा आंसर तो गलत आ गया, फिर आप उसको पढ़ते हो, अच्छा मैंने ये गलती कर दी। देखो ये बच्चे बहुत सारे करते हैं। जब प्रैक्टिस में अगर आप 4 बार सवाल को सॉल्व करके आंसर निकाल रहे हो, तो एग्जाम में तो आप एक ही बार सॉल्व करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी तो वैसे खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को। सवाल को सही करने के बाद भी एक्यूरेसी सही नहीं होती है, सवाल को 1 टाइम में सही करना सीखना है। हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़ रहा है, लेकिन धीरे 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 इसको इंप्रूव करो। समझ गए ना बात को। तो एक्यूरेसी पर काम करना है, समझ गए बात को, ठीक है। तो हम दूसरी चीज सीख गए कि हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या सीखना है, एक्यूरेसी सीखनी है। क्या सीखनी है, एक्यूरेसी सीखनी है ना। एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं है कि सवाल सही कर रहे हैं, नहीं, फर्स्ट टाइम में सही करना है अपने को, तभी तो हम एग्जाम में फर्स्ट टाइम में सही कर पाएंगे ना। इसके लिए टाइम लग सकता है। अच्छा इसके लिए करें क्या, जैसे कई बच्चे पूछ लेते हैं सर मैं एक्यूरेसी मेरी अच्छी नहीं हो पा रही है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट सीखने का तरीका भी प्रैक्टिस है, और एक्यूरेसी को अचीव करने का तरीका भी प्रैक्टिस है। और तीसरी जो सबसे काम की चीज है वो है स्पीड। देखो अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखे, अगर आपने एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कई बच्चे पता है क्या होता है, पहले दिन से ही लग जाते हैं, उनको टीचर बताता है कि स्पीड पे काम करो, स्पीड पे काम करो। पहले टेस्ट में बच्चा अगर मान लो पूरे सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो टीचर कहता है तुम्हारी स्पीड स्लो है, स्पीड स्लो। अरे अगर आपकी एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, स्पीड को आप कभी भी इंक्रीज कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा दोगे, थोड़ा सा पहले पहले चीजें सोचो, कॉन्सेप्ट तो आ रहे हैं क्या, हमें एक्यूरेट तो हो रहे हैं क्या, पता चल रहा है एक्यूरेसी नहीं है, और हम स्पीड पे काम कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा भी ली पर एक्यूरेसी नहीं है। तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखना। अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखने हैं, दूसरा आपको एक्यूरेसी पे काम करना है, तीसरा स्पीड अपने आप बढ़ेगी, टेंशन मत लो। उसके मेथड भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी आपके स्टार्टिंग फेज में आपको ये 2 काम पहले करने हैं, कॉन्सेप्ट सीखना और एक्यूरेसी। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, हो सकता है फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री या फिजिक्स में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए, बिकॉज उनमें न्यूमेरिकल आएंगे। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, सबके साथ आती है ना। समझ गए ना बात को। ऐसा नहीं कि तुम्हें ही आएगी, हो सकता है कोई बच्चा आपके पास बैठा हो जो फाउंडेशन करके आया है, या बच्चा थोड़ा मेहनत करा तो उसकी कम प्रॉब्लम आएगी, पर प्रॉब्लम उसको भी आएगी। बस किसी को कम आएगी, किसी को ज्यादा आएगी, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही मंत्र है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। ये जो प्रैक्टिस है ना भाई, ये न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको परफेक्ट बना देगी। जब भी सवाल गलत हो, जब भी क्लास में रैंक खराब आए, तो डरना नहीं है, हौसला बुलंद करना है, बोले इस बार और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। समझ गए ना बात को। इन चीजों से आप सीखोगे। घबराना बिल्कुल नहीं है। 2 साल एक लंबा टाइम इंटरवल होता है। अच्छा एक सवाल बच्चे कभी कभी मेरे से ये पूछ लेते हैं, सर कितने घंटे हम पढ़ाई करें। तो देखो यार, मैं तो ऐसा मानता हूं अगर कोई बच्चा 6 से 8 घंटे डेली स्टडी करता है ना, इनफ है। उसकी एक्यूरेसी सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा, है ना। अब आप एक बात सोचो कि यार हम किसी दिन 10 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 4 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 4 दिन 10-10 घंटे पढ़ाई करी हमने, फिर हम 3 दिन डिप्रेशन में आके एग्जाम के टाइम इधर उधर 2-2 घंटे स्टडी करी, तो एवरेज कम हो जाता है। तो
हमेशा कंटिन्यूटी जो है ना वो सक्सेस की होती है। आप जो पढ़ना चाह रहे हो, चाहे आप 8 घंटे दे रहे हो, आप 7 घंटे दे रहे हो, आप 10 घंटे दे रहे हो, डेली दो आप। ठीक है ना, वो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। एक्चुअली बच्चे पता है क्या है, कई लोग 6 घंटे 7 घंटे में भी परफेक्ट काम कर लेते हैं, कई लोगों को 8 या 9 घंटे लग जाता है। जब आप स्टार्टिंग में अपने टेस्ट सीरीज टेस्ट वगैरह स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी प्रॉब्लम्स कहां हैं और उन प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है। हमेशा याद रखो कि जब भी आप टेस्ट दोगे, आपके कहीं ना कहीं जहां मार्क्स कटते हैं उन कॉन्सेप्ट को आप लिखो कि ये कॉन्सेप्ट मेरे वीक हैं, उन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, वो कॉन्सेप्ट अच्छे बनाओ। समझ गए ना बात को। हो सकता है चैलेंजेस आएंगे। अच्छा, अगर आपको फिजिक्स में रिगार्डिंग कभी कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आए, आप मेरे को डायरेक्टली डीएम करो। कभी और आपको कोई मेरे से चीज पूछनी होगी, सर मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इसको कैसे दूर करूं, तो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो ना। अपना काम यही है, मतलब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं। हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से कुछ बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो नीट क्वालिफाई कर जाएं, इससे बढ़िया मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। मतलब यही मुझे लगता है टीचर अपनी लाइफ में कमाता है। समझ गए ना बात को, पक्का ना? तो फिर मिलते हैं। और हाँ भाई, चैनल को भी मेरे ना फॉलो जरूर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी करना है, और शेयर भी कर देना। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं ना। आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करो और देन मैं आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहूंगा। कुछ फिजिक्स के टॉपिक जो मुझे लगता है कि नीट के बच्चों को कंफ्यूज होती है, उनके वीडियो लेक्चर भी आपको मैं बताऊंगा और इस चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे आप वो कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सो मच।